हेलो एवरीवन, अगर सी टेट 2022 एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और सेकेंड लैंग्वेज के रूप में आपने संस्कृत लैंग्वेज फिल किया है और आप कंफ्यूज हैं कि उसकी तैयारी अब कैसे करनी है, तो आज का क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा। आज के क्लास में हम सी टेट संस्कृत पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि आज के पहले आपने संस्कृत कभी भी नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको इस लेवल तक पहुंचाऊंगा कि सी टेट के 30 प्रश्नों में से संस्कृत के आप 25 से ज़्यादा सही करके आएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको नोट करना होगा सही आंसर पहचानने के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। 7 बजे से पर डे सी टेट का क्लास आपको इसी चैनल पे राहुल एकेडमी पे मिल जाया करेगा। तो चैनल पे आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए दर्शक हैं आप तो। कस्य विचारे मानवा भाषा अधिग्रहण यंत्रेण स जयन्ते यत तान भाषा अधिगमे सहायकम भवति। तो यहाँ पूछ रहा है, इसका हिंदी अर्थ जानते हैं कि कस्य किसके विचार से मनुष्य भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ यानी सह यानी कि साथ, जयंते यानी कि जन्म लेता है और वह भाषा अधिगम में सहायता प्रदान करता है, यानी कि भाषा सीखने में सहायता प्रदान करता है। किसका यह विचार है कि बच्चा भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी कि LAD के साथ जन्म लेता है। तो LAD का कॉन्सेप्ट चॉम्स्की ने दिया था। चॉम्स्की का मानना था कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनमें ऐसी क्षमता पहले से मौजूद होती है जो कि भाषा सीखने में सहायता प्रदान करती है, और वह जो क्षमता होती है उसको LAD कहा है। ठीक है, भाषा अधिग्रहण यंत्र। चलिए, तो चॉम्स्की का यह विचार था। चॉम्स्की ऐसे इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं सी टेट के लिए कि 4 से 6 अंकों के क्वेश्चन इनके थ्योरी से आता ही आता है। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका पूरा व्याख्या सहित इनका थ्योरी है, आप वीडियो देख सकते हैं चाहें तो। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखितेषु का शब्दावली वाइगोत्स्की इत्यस्य सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांते ससंबंधा नास्ति। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नास्ति का अर्थ होता है नहीं, यानी कि इन 4 शब्दावलियों में से जो 4 शब्दावली दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था उससे सहसंबंधित नहीं है। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में परस्पर सामाजिक संपर्क को वाइगोत्स्की ने इंपॉर्टेंट माना था। समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी उनका शब्दावली है वाइगोत्स्की का, पर्व निर्माण भी उनका शब्दावली है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है यह चोम्स्की का शब्दावली है। चोम्स्की के थ्योरी में है भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी कि LAD, अभी जो मैंने आपको बताया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इंग्लिश में इसको कहते हैं। भाषा अधिग्रहण यंत्र चॉम्स्की के थ्योरी से संबंधित है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन चॉम्स्की के थ्योरी से संबंधित है, बाकी तीनों वाइगोत्स्की के थ्योरी से। चलिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखितेषु कथनेषु तम कथनम चिनुत यत आकस्मिक साक्षरताम वर्धयितुम सर्वोपयुक्तम अस्ति। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में एक ऐसा शब्द है जो सी टेट में पहली बार आया था। लास्ट ईयर जो सी टेट एग्जाम हुआ है लास्ट टाइम, उसमें पहली बार यह शब्द आया है सी टेट में, आकस्मिक साक्षरता। आकस्मिक साक्षरता क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। आकस्मिक साक्षरता का अर्थ होता है बच्चा जब किसी बिना व्यवस्थित तरीके के विद्यालय गए बगैर वह अपने समाज में, परिवार में, माता पिता के बीच रहकर, मित्रों के बीच रहकर एक बैग से अचानक से कोई ऐसा चीज़ सीखता है जो कि भाषा विकास में सहायक होता है, तो उसको कहते हैं आकस्मिक साक्षरता। ठीक है, एक बार इसको और आसान अर्थों में मैं बता देता हूँ। आकस्मिक साक्षरता का अर्थ होता है कि बिना किसी व्यवस्थित तरीके के बच्चा अपने समाज में रहकर जब कुछ सीखता है और उसका उपयोग बाद में वह विद्यालय जाने के बाद भी करता है भाषा को सीखने में या कोई चीज़ सीखने में, तो उसको आकस्मिक साक्षरता कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो 4 कथन दिए हुए हैं इनमें से आपको वह कथन चुनना है जो आकस्मिक साक्षरता को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो आकस्मिक साक्षरता आपको पता है कि क्या होता है। तो आकस्मिक साक्षरता को बढ़ाने में सहायता कौन सा प्रदान करेगा, भाषा विकासस्य प्राथमिक वर्षेषु पितरो वार्तालाप, यानी कि भाषा विकास के प्राथमिक वर्षों में पिता का जो पिता यानी कि बच्चे के पापा या मम्मी उनसे जो बातचीत करते हैं वह आकस्मिक
साक्षरता प्रदान करने में प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा? बिल्कुल प्रदान करेगा। ठीक है, पहला सही हो गया। बी है बालकानाम कथा श्रवणम, यानी कि बच्चे जो कहानी सुनते हैं किसी के माध्यम से, चाहे उनके परिवार के कोई लोग सुनाएं या कहीं और वो कहानी सुने, क्या यह आकस्मिक साक्षरता में सहायता प्रदान करता है, आकस्मिक साक्षरता को बढ़ाने में? बिल्कुल, कथा सुनना भी, कहानी सुनना भी साक्षरता को बढ़ाता है, आकस्मिक साक्षरता को। नेक्स्ट है सी वाला ऑप्शन, मित्रम पत्रम लेखुतुम कथनम, मित्र को पत्र लिखने के लिए कहना। अगर किसी बच्चे का आकस्मिक साक्षरता आपको बढ़ाना है तो अगर आप उससे कहेंगे अपने मित्र को पत्र लिखो, तो क्या वह मित्र को पत्र लिख पाएगा? और अगर मित्र को पत्र लिखेगा तो आकस्मिक साक्षरता कैसे होगा? वह तो विद्यालय जाने के बाद वह काम कर सकता है। तो सी ऑप्शन कट हो गया। डी है दत्त वाक्यम पृष्ठे अनुलेखितुम वाक्यम प्रेरणम, यानी कि दिए हुए वाक्य को लिखने के लिए कहना, बच्चे को लिखने के लिए कहना। जैसे यहाँ ये वाक्य दिया हुआ है, इसको अगर आप किसी बच्चे को लिखने के लिए कहेंगे तो क्या इससे आकस्मिक साक्षरता में वृद्धि होगी? नहीं वृद्धि होगी, यानी कि सी और डी दोनों कट गए। आकस्मिक साक्षरता में वृद्धि क्यों नहीं होगी? क्योंकि आकस्मिक साक्षरता का अर्थ ही होता है कि बिना किसी तैयारी के अचानक से कोई ज्ञान बच्चे को प्राप्त हो और उस ज्ञान से बच्चा कुछ नया सीखे, उसको कहते हैं आकस्मिक साक्षरता। लेकिन जब आप उसको प्लान करके पत्र लिखने के लिए कहेंगे, उसको वाक्य लिखने के लिए कहेंगे, तो यह आकस्मिक साक्षरता नहीं कहलाएगा। आकस्मिक साक्षरता से गारंटी है कि इस बार 2022 दिसंबर वाले में भी 4-5 क्वेश्चन सीटेट में आएंगे। पिछले बार भी 2-3 क्वेश्चन इससे आते ही थे हर पेपर में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, चाहे हिंदी पेडागोजी हो, संस्कृत पेडागोजी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप कहेंगे तो आकस्मिक साक्षरता का अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके चरण क्या होते हैं, कैसे बच्चा सीखता है, आकस्मिक साक्षरता क्या होता है, इस पर एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बना के अपलोड कर दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो 138 का सही हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकानाम नौ शब्दानाम अर्थम ज्ञातुम प्रेरणाम न दत्वा संदर्भानुसार नवीन शब्दानाम व्याख्यानाम। क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि बालक को नए शब्द का अर्थ बताने के बजाय, ठीक है, आप संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चे को? जैसे कि अभी मैंने आपको जो आकस्मिक सहायता शब्द है सिर्फ उसका अर्थ नहीं बताया है, संदर्भ सहित उसका व्याख्या भी मैंने किया है। तो अगर सिर्फ अर्थ न बताया जाए, साथ में उसका व्याख्या भी किया जाए, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? बालक बालक भ्रमित होगा? बिल्कुल नहीं। बी है शब्दस्य सुष्टुम बोधिम सहायता करोति, शब्द को संदर्भ सहित समझने में सहायता मिलेगी। बिल्कुल, अगर व्याख्या किया जाएगा तो शब्द को संदर्भ सहित समझने में सहायता मिलेगी। तो बी ऑप्शन सही हो सकता है। सी देखते हैं, कंठस्थीकरणेम सहायता करोत, तो कंठस्थ यानी कि याद करना शब्द आ गया, तो यह ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि याद करना नेगेटिव शब्द है सीटेट में। डी है समयम निरर्थकम करोति, अगर संदर्भ सहित किसी शब्द का मैं व्याख्या करूंगा आपके सामने तो आपका समय बेकार होगा? बिल्कुल बेकार नहीं होगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो डी भी कट गया, यानी कि ए, सी और डी तीनों कट गए, बचा बी, यही सही आंसर हो जाएगा कि संदर्भ सहित व्याख्या करने से बच्चा संदर्भ सहित अर्थ समझने में उसको सहायता मिलती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, और वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि 7 बजे से आपको सीटेट का क्लास मिलता है इस चैनल पे, और एक एक वीडियोज आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता इस चैनल पे। नेक्स्ट है अस्मानाम गूढ़ार्थम अवगंतुम संकेतम ददाति, किसी भी शब्द का गहरा अर्थ समझना किसका संकेत देता है? तो किसी भी शब्द का या किसी भी चीज़ का गूढ़ अर्थ समझना किसका संकेत देता है? गहन अध्ययन का। अगर किसी भी शब्द का आपको या किसी भी चीज़ का गहरा अर्थ समझना है तो आपको गहनता से अध्ययन करना होगा, ठीक है, तभी आप उसका अर्थ समझ पाएंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और देखिए जो सी वाला ये जो क्वेश्चन है, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी दोनों में यह हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गहन अध्ययनम, यह याद रखिएगा कि गूढ़ अर्थ और गहन अध्ययन दोनों का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा शिक्षणस्य प्रारंभिक वर्षेषु काचिद अध्यापिका स्वकक्षाया प्रारंभ वृत्तकालम क्रियाया करोति,
अस्यां क्रियायां सा प्रत्येकं छात्रं कस्मिन्नपि विशिष्ट विषये वक्तुम् अवसरं प्रददाति। एषा प्रक्रिया निम्नलिखितेषु कस्यै प्रयोजनाय महत्वपूर्णम अस्ति। अब यहाँ संस्कृत में लिखा हुआ है, तो जो लोग भी सीटेट की पहली बार तैयारी कर रहे हैं या संस्कृत बहुत दिन बाद पढ़ रहे हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा ये डिफिकल्ट लग रहा होगा कि इसका आंसर कैसे दें जब इसका अर्थ ही समझ नहीं आ रहा। तो अर्थ आपको कैसे समझ में आएगा, जब मैं एक एक शब्द का अर्थ आपको बता रहा हूँ तो बहुत से लोग ऐसे होंगे वीडियो को देख रहे होंगे लेकिन उसका लिख नहीं रहे होंगे अर्थ। तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें पेड क्लास में अगर आप देखते तो बहुत ही ध्यान से देखते। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री क्लास है, तो रिक्वेस्ट है अगर आपको इस वीडियो का यूज अपने एग्ज़ाम में करना है, अच्छे अंक पाने हैं, तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए, नोट करते रहा करिए, ठीक है। इस प्रश्न में भी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आकस्मिक साक्षरता बताया वह शब्द फिर से आ रहा है। यानी कि देखिए सीटेट के एक पेपर में ही आकस्मिक साक्षरता 2 बार आ चुका, तो इसलिए आकस्मिक साक्षरता को बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण के प्रारंभिक वर्षों में कोई अध्यापिका अपनी कक्षा में वृत्तकाल क्रिया का आयोजन करती है, ठीक है। वृत्तकाल क्रिया करती है, इस क्रिया में वह प्रत्येक छात्र को विशिष्ट विषय में बोलने के लिए अवसर प्रदान करती है। क्या करती है, विशिष्ट विषय वक्तुम यानी कि बोलने का अवसर प्रददात यानी कि प्रदान करती है। ऐसा प्रक्रिया निम्नलिखितेषु कस्यै प्रयोजनाय महत्वपूर्णम अस्ति। तो यह जो प्रक्रिया है निम्नलिखित में से किसके प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्या कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा सर्कल बनाती है कोई शिक्षिका, ठीक है, और इस प्रक्रिया में क्या करती है, प्रत्येक बच्चे से, जैसे यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं तो प्रत्येक बच्चे से बोलती है किसी एक विषय पर बोलने के लिए, तो वह किसमें सहायता प्रदान करेगा, किसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, तो आकस्मिक साक्षरता के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। आकस्मिक साक्षरता यानी कि जो बच्चा अचानक से सीखता है। बाकी के ऑप्शन क्यों सही नहीं होंगे, क्योंकि अगर गोला बनवा के सभी बच्चों से शिक्षिका कहती हैं कि किसी भी विषय पर आप कुछ भी कह सकते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, पठन योग्यता वर्धनम, पढ़ने का योग्यता बढ़ेगा। यहाँ बच्चे कुछ पढ़ तो रहे नहीं हैं क्योंकि सभी अपना अपना विचार कह रहे हैं, तो यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं ना, कुछ किताब थोड़ी होना पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने की क्षमता थोड़ी बढ़ेगी, तो कट हो गया। दूसरा है वर्णमालाया अभिज्ञानम, यानी कि वर्णमाला का ज्ञान होगा। वर्णमाला का ज्ञान तब होगा जब किसी चार्ट पेपर या वाइट बोर्ड पर या अपनी किताब में क ख ग घ लिखेंगे या पढ़ेंगे, ठीक है, तब वर्णमाला का ज्ञान होगा। ऐसे गोला में बैठा कर कोई विचार कहने के लिए इससे क्या होगा, वर्णमाला का भी ज्ञान नहीं होगा, बी भी कट गया। डी है अर्थबोधनार्थम पाठस्य पठनम, अर्थबोध के साथ पाठ पढ़ना, तो यहाँ अर्थबोध के साथ पाठ पढ़ना कहाँ दिख रहा है, तो डी भी कट जाएगा, तो बचेगा सी, यही सही आंसर हो जाएगा। जब बच्चे गोला बनाकर कोई भी किसी टॉपिक पे बोलेंगे तो क्या होगा, कोई बच्चा कुछ ऐसा बोल देगा जो बाकी बच्चों के लिए आकस्मिक रूप से कुछ सीखने जैसा होगा, ठीक है। 142 के सामने है, ध्यान से देखिएगा। अर्थमापन प्रक्रिया कस्मै प्रयोजनाय सशक्ता अस्ति। अर्थमापन की प्रक्रिया, क्वेश्चन पूछ रहा है अर्थमापन की प्रक्रिया किस प्रयोजन के लिए सशक्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, छात्रेषु शब्द संग्रहणम वर्धयितुम, यानी कि छात्रों में शब्द भंडार बढ़ाने में। अर्थमापन प्रक्रिया क्या होती है, ध्यान दीजिए, अर्थमापन प्रक्रिया होती है यहाँ पे यह एक प्रक्रिया है खासतौर पे भाषा सिखाने की। इसमें बहुत सारे नए शब्दों को बालकों को प्रदान किया जाता है, बच्चों को प्रदान किया जाता है, और गहनता से वह बच्चे उसका अर्थ समझते हैं। तो इससे क्या होता है, छात्रों में, बच्चों में नए शब्दों का भंडार बढ़ता है, या कह सकते हैं छात्रों में शब्द संग्रह करने की यह एक उपयुक्त तरीका होती है नए शब्द सिखाने की। तो अर्थमापन प्रक्रिया से क्या होता है, छात्रों में शब्द भंडार बढ़ता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बालका प्रयोगाश्रित परीक्षा विधिना शिक्षत इत्येत भाषा शिक्षणस्य सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यात् अस्पष्टम अस्ति। इसका हिंदी में अब अर्थ जानिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यह एक थ्योरी से संबंधित है, ठीक है। पूछ रहा है कि बालक प्रयोगाश्रित परीक्षा विधि, यानी कि जो प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, सीखता है
यह भाषा शिक्षण के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में है। किस परिप्रेक्ष्य में है? एक बार और फिर सुनिएगा ध्यान से कि बालक प्रयोगाश्रित परीक्षा विधि यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड यानी कि प्रयास और त्रुटि विधि द्वारा सीखता है। यह किसके भाषा शिक्षण के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है? संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक से तो यह स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है वह संज्ञानात्मक सिद्धांत में नहीं आता है। सी है सामाजिक सांस्कृतिक। सामाजिक सांस्कृतिक में भी प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत नहीं आता है। जन्माश्रित यानी कि जन्म से, ये भी गलत है। बी सही आंसर हो जाएगा। व्यवहाराश्रित यानी कि जो व्यवहारवादी हैं, व्यवहारवादी जैसे कि जेबी वाटसन, थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, ठीक है, ये सब क्या थे? जेबी वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, टोलमैन, ये लोग व्यवहारवादी थे और इनका मानना था कि बच्चे प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से सीखते हैं। आपने ये थ्योरी भी पढ़ा होगा, तो वही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। देखिए, प्रयोग आश्रित, आप कंफ्यूज हो सकता है, थोड़े से हो रहे हो कि प्रयोग आश्रित और प्रयास और त्रुटि का जो नियम है दोनों एक कैसे है? तो जब बच्चा प्रयोग करेगा, किसी भी चीज़ के बारे में खुद करके सीखेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें गलतियां वो करेगा, तो उसी को कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि का नियम, प्रयोग आश्रित नियम। ठीक है, चलिए, और यह एक व्यवहारवादी नियम है। नेक्स्ट है लेखन प्रक्रिया अवस्थानाम समुचितम क्रमम चुनुत। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है कि लेखन प्रक्रिया की जो व्यवस्था है, समुचित व्यवस्था है, उसका सही क्रम आपको क्या करना है? चुनना है लिखने वाली प्रक्रिया की। जैसा कि आपको पता है भाषा शिक्षण के 4 कौशल हैं और चारों में लिखना सबसे आखिरी प्रक्रिया है, सबसे आखिरी चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले इंसान सुनता है, फिर बोलता है, सुनना, बोलना, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है, सबसे आखिरी कौशल है। तो सबसे आखिरी कौशल लिखने का समुचित क्रम क्या होगा? तो 144वें का सही आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर सबसे पहले आता है विचारोत्तेजनम यानी कि विचार करना, फिर आता है रूपरेखा निर्माण करना, फिर आता है प्रारूप लिखना। ठीक है, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। हो सकता है कि शुरुआत की चीज़ों का, देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना चाहिए, जिसमें सही क्रम बताना हो, सबसे आखिरी में जो क्रम आएगा वो हमको पता होता है। सबसे आखिरी में क्या होता है? समापन होता है। सबसे आखिरी में क्या होता है? समापन होता है। किसी भी चीज़ का शुरुआत जब होगा तो उसका अंत यही होगा, समापन से। तो समापन यफ आएगा सबसे आखिरी में। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन में यफ आ रहा है, तो आप देखेंगे सभी ऑप्शन में यफ सबसे आखिरी में आ रहा है। लेकिन समापन के पहले क्या किया जाता है? समापन के पहले त्रुटि सुधार किया जाता है। ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन देखिए किस में आ रहा है, तो बी वाला देखेंगे ए में ही बी आ रहा है। तो यानी कि समापन से पहले त्रुटि सुधार करना और उसके पहले पुनर्अवलोकन करना। ठीक है, और उसके भी पहले क्या आता है? उसके पहले आता है प्रारूप लिखना, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर रूपरेखा का निर्माण करना, और पहले नंबर पर क्या आता है? लिखने के अंतर्गत आता है विचार बनाना। किसी भी विषय से पहले मान लीजिए कुछ भी आपको लिखना है, जैसे आपको कह दिया जाए कि आप गाय पर एक निबंध लिखिए, तो गाय पर निबंध लिखने के लिए आपको कहा जाएगा तो सबसे पहले आपके क्या आएगा? आपके मन में विचार आएगा गाय के बारे में। तो लिखने का सबसे पहला जो चरण है वो होता है विचार का बनना। ठीक है, और सबसे आखिरी में समापन हो जाएगा। तो सी सबसे पहले में आएगा और यफ सबसे आखिरी में, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कठोराभ्यास निम्नलिखितेषु कस्य मुख्य पद्धति अस्ति। कठोर अभ्यास निम्नलिखित में से किसका मुख्य पद्धति है? कठोर अभ्यास, तो यहाँ ध्यान से देखिए 145, इसका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि जो होता है, कठोर अभ्यास की उसमें ज़रूरत होती है। और व्याकरण अनुवाद विधि को आप ध्यान से समझिए, इससे भी कई क्वेश्चन आते हैं। देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि से हम क्या करते हैं? किसी भी भाषा को सीखते हैं, और जब व्याकरण अनुवाद विधि से किसी भाषा को सीखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उस भाषा के व्याकरण से शुरू करते हैं। जैसे अगर हमें मान लीजिए संस्कृत सीखना है और व्याकरण अनुवाद विधि एक तरीका है भाषा सीखने का, तो इस विधि से अगर हम संस्कृत सीखेंगे तो सबसे पहले संस्कृत का हम क्या सीखेंगे? संस्कृत का व्याकरण
सीखना शुरू करेंगे और क्या करेंगे, अधिक से अधिक ट्रांसलेशन करते हैं। इस विधि में अधिक से अधिक ट्रांसलेट करते हैं चीज़ों का। और इसके लिए क्या चाहिए होता है, कठोर अभ्यास की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कठोर अभ्यास निम्नलिखितेषु कस्य मुख्य पद्धतिया, तो कठोर अभ्यास जो है वह व्याकरण अनुवाद विधि का एक पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठने लेखने च बालकै कृता त्रुटिया कथयितुम शक्यन्ते। और एक चीज़ और है, हो सकता है व्याकरण अनुवाद विधि से एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किसने किया था। तो इसको भंडारकर व्याकरण अनुवाद विधि जो है इसको भंडारकर विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो आविष्कार है या इस विधि का जो प्रयोग है सर्वप्रथम रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने किया था। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर इस विधि का सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया था, व्याकरण अनुवाद विधि का। एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। नेक्स्ट है हमारे सामने, पठने लेखने च बालकै कृता त्रुटिया कथयुम शक्यते, यानी कि पढ़ने और लिखने जब भी किसी शब्द के आगे च आता है, ठीक है, जैसे यहाँ च आ गया तो यहाँ पर बीचों बीच में इस जगह पर और शब्द आएगा। ठीक है, च का अर्थ होता है और सॉरी, पढ़ने और लिखने में किया गया त्रुटि या किया गया गलती को हम क्या कह सकते हैं, भाषा विकास में बाधा, भाषा के प्रवाह में के मार्ग में बाधा, या भाषा शिक्षण व्यक्त करने में असमर्थ। तो प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने और लिखने में जो बच्चों से त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, वह भाषा शिक्षण से सोपानम, वह भाषा शिक्षण का एक सोपान है, एक चरण है। सोपान का अर्थ होता है चरण, सोपान का अर्थ होता है चरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही सारी चीज़ें हैं जो हिंदी पेडागोजी में आती हैं, बस वही संस्कृत में लिख दिया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं किसी शब्द का अर्थ बताऊँ तो आप उसको नोट कर लीजिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि भाषा जब प्रारंभिक समय में बच्चे सीखते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, और सीखने सिखाने का एक अभिन्न अंग होता है। एनसीएफ 2005 में भी ये चीज़ बताया गया है और एनईपी 2020 में भी ये चीज़ बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाषा शिक्षणस्य निर्माणात्मक पक्षे सम्मिलितम अस्ति। यह एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के निर्माणात्मक पक्ष में कौन सा सम्मिलित है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा, अन्वेषणाश्रित शिक्षणम, यानी कि इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। सी ऑप्शन सही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हिंदी में या इंग्लिश पेडागोजी में भी आए तो इसका आंसर आप याद रखिएगा कि भाषा शिक्षण के निर्माणात्मक यानी कि रचनावादी जो पक्ष होता है इसमें अन्वेषण करना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब भी बालक रचनावादी होगा तो खुद करके सीखेगा यानी कि अन्वेषण द्वारा, इंक्वायरी द्वारा सीखेगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आधार निर्माणावस्थायाम नवीन शिक्षा नीति 2020 इत्यस्या ध्यानम केंद्रितम अस्ति। क्वेश्चन है कि बेसिक लेवल पर यानी कि आधार निर्माण की अवस्था में नई शिक्षा नीति 2020 किस पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये फैक्ट बेस का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा एनईपी 2020। अगर आपने पढ़ा है एनईपी 2020 आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एनईपी 2020 में जो प्राथमिक साक्षरता है और संख्या ज्ञान है इसी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है प्राथमिक कक्षाओं में, यानी कि प्राइमरी लेवल पर जो प्रारंभिक साक्षरता है और संख्या ज्ञान है इन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखितेषु कतमः मौखिक संप्रेषणाम न पोषयति, यानी कि पूछ रहा है क्वेश्चन में मौखिक संप्रेषण का, यानी कि जो हम बोल कर बातचीत करते हैं उसका कौन सा उसके हिसाब से सही नहीं होगा। ठीक है, उसको कौन सा पोषित नहीं करता है। तो मौखिक संप्रेषण में छात्रों का परस्पर वार्तालाप करना मौखिक संप्रेषण होता है। दूरभाष से स्वानुभवम आदानम प्रदानम, यानी कि फ़ोन से बातचीत करना ये भी मौखिक संप्रेषण है। समाचार विज्ञप्ति, समाचार में जो विज्ञप्ति छपता है यह मौखिक संप्रेषण है नहीं है।
तो सी यहाँ पूछा है कौन सा न पोषियत, यानी कि कौन सा नहीं होगा, तो सी नहीं होगा। समाचार विज्ञप्ति, छात्र से साक्षात्कार, जो छात्र का इंटरव्यू होता है बातचीत के द्वारा, वो भी मौखिक संप्रेषण है, लेकिन पूछा क्या है कौन सा नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। समाचार पत्र पढ़ना मौखिक संप्रेषण नहीं कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए दर्शक हैं। 7 बजे से कंटिन्यू आपको संस्कृत पेडागोजी या जो भी आपका एसएसटी है, ईवीएस है, सब कुछ इसी चैनल पे आपको मिलेगा। निष्क्रिय शब्दावली